काव्य हेतु विषयक आचार्य मम्मट के मत के प्रतिपादन के पश्चात अब हम यह देखते हैं कि मम्मटेतर आचार्यों ने, यानी मम्मट से भिन्न, मम्मट से पूर्ववर्ती आचार्यों ने काव्य के हेतु पर विचार करते हुए क्या कहा है। मम्मटेतर आचार्यों में सर्वाधिक प्राचीन आचार्य भामह हैं। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य हेतु का विवेचन करते हुए और लिखा था, काव्यम तो जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः, यानी काव्य जो होता है वह तो किसी प्रतिभावान व्यक्ति को ही उत्पन्न होता है। कोई प्रतिभावान व्यक्ति ही काव्य की रचना कर पाता है, और वह भी सदा नहीं कर पाता है, कभी कभी। जातु, काव्यम तो जायते जातु, जातु यानी कभी कभी। प्रतिभावान व्यक्ति ही काव्य उत्पन्न कर सकता है, और वह भी कभी कभी काव्य की रचना करने में सक्षम हुआ करता है, सर्वदा नहीं। और आगे वो लिखते हैं, काव्यम तो जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनम विलोक्यान्य निबंधांश्च कार्यः काव्यक्रियादरः। भामह के इस कथन से यह प्रतीत होता है कि आचार्य भामह के विचार में प्रतिभा ही काव्य के उद्भव का मुख्य हेतु है। अन्य जो शब्दाविधेय का ज्ञान इत्यादि की चर्चा आचार्य भामह कर रहे हैं, वे भी काव्य के निर्माण में हेतु तो अवश्य हैं, किंतु वे सहायक हेतु मात्र हैं। मुख्य हेतु तो प्रतिभा ही है, यानी प्रतिभा जिसके पास है वह कवि बन सकता है। कवि बनने के लिए प्रतिभा यह पहली आवश्यकता है और सर्व प्रमुख आवश्यकता है। आचार्य भामह के पश्चात आचार्य दंडी ने भी काव्य हेतु विवेचन को और अधिक परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया था। आचार्य दंडी लिखते हैं, दंडी का ग्रंथ काव्यादर्श है, आप लोग जानते हैं। तो काव्यादर्श की पंक्ति है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगोस्याह कारणम काव्य संपदः। अस्याह काव्य संपदः, यानी यह जो काव्य संपद है, यह जो काव्य संपत्ति है, इस काव्य संपत्ति का कारणम, यानी जो कारण है वह क्या है, तो बता रहे हैं, नैसर्गिकी च प्रतिभा। नैसर्गिक प्रतिभा, काव्य संपत्ति का हेतु, काव्य संपत्ति का कारण प्रतिभा है, पहला कारण ये बता रहे हैं। और वह प्रतिभा भी कैसी, नैसर्गिकी प्रतिभा, स्वाभाविक प्रतिभा, उत्पाद्य प्रतिभा नहीं, नैसर्गिक प्रतिभा, सहजात प्रतिभा, जन्मजात प्रतिभा। और श्रुतम च बहु निर्मलम, आगे कह रहे हैं बहु निर्मलम श्रुतम, अत्यंत पवित्र ज्ञान। श्रुत, श्रुत मन ज्ञान, ज्ञान भी काव्य रूपी संपत्ति का कारण है। और तीसरी चीज लिख रहे हैं, अमंदश्च अभियोगः, अमंदः अभियोगः, प्रचुर अभ्यास, अमंद अभ्यास, तीव्र अभ्यास, यह भी काव्य संपद का कारण है। तत्पश्चात रीतिवादी आचार्य वामन आते हैं, और आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति नामक अपने ग्रंथ में काव्य हेतुओं की चर्चा करते हुए लिखा, लोको विद्या प्रकीर्णंच काव्यांगानि। लोक, विद्या और प्रकीर्ण ये काव्य के अंग हैं, काव्यांगानि। आपने ध्यान दिया होगा, आचार्य वामन यहाँ काव्य के हेतुओं को एक तो काव्य के अंग कह रहे हैं। अंग से तात्पर्य यहाँ वही है, हेतु कारण साधन। काव्यांगानि इत्युक्ते काव्य साधनानि, काव्यांगानि यानी काव्य के साधन। लेकिन काव्यांगानि इस तरह से बहुवचन का प्रयोग किया है। आचार्य मम्मट ने जो हेतुर न तो हेतवः लिखा था, वैसा वामन के मत में प्रतीत नहीं हो रहा है। ये बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी तीनों को हेतु मान रहे हैं, अलग अलग हेतु मान रहे हैं तीनों को। काव्य की निर्मिति के ये तीन हेतु अलग अलग हैं, स्वतंत्र रूप से हैं, ऐसा वामन का भी मत लगता है।
क्या क्या तीन हैं? लोकः, विद्या, प्रकीर्ण। लोक, विद्या और प्रकीर्ण। सबसे पहला काव्य की निर्मिति का हेतु आचार्य वामन ने लोक को बताया। लोक से तात्पर्य लोक वृत्तम लोकः, स्वयं ही उन्होंने समझाया नीचे, लोक वृत्तम लोकः। लोक क्या है? तो कहा लोक का वृत्त। लोक का वृत्त माने लोक का व्यवहार, लोक व्यवहार का ज्ञान, ये जरूरी है। कभी कोई यदि लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं हो, दुनियादारी की समझ नहीं हो, तो कभी क्या काव्य की रचना करेगा? तो लोक वृत्तम लोका। फिर विद्या क्या है? तो विद्या को समझाते हुए उन्होंने पंक्ति लिखी, शब्द स्मृति अभिधान कोश छंदो विचिति कला कामशास्त्र दंड नीति पूर्वा विद्या। आचार्य मम्मट ने जो दूसरा हेतु हेतु में दूसरे नंबर पर जिस निपुणता का उल्लेख किया था, और वो निपुणता काव्य लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् लिखा था, उसमें से शास्त्र के अवेक्षण से मिलने वाली निपुणता वाली जो बात थी, वो बात यहाँ आ रही है विद्या में। और प्रकीर्ण यानी मिसेलेनियस के अंतर्गत फिर इन्होंने कई चीज़ें लिखी हैं। लक्ष्यज्ञत्वम अभियोगः, वृद्ध सेवा, अवेक्षणम, प्रतिभानम, अवधानंच, प्रकीर्णम, ये सब प्रकीर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इसमें अभ्यास वगैरह ये सब आ गया। और इस मजे की बात यह है कि आचार्य वामन ने प्रतिभा का सन्निवेश भी इसी तीसरे हेतु में किया है। तो आचार्य वामन का यह काव्य हेतु विषयक विचार हुआ। इसके अतिरिक्त भी ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन आदि ने, अभिनव गुप्ता आदि ने काव्य के हेतु की चर्चा करते हुए क्या क्या लिखा है, ये सब मैंने पीछे चर्चा की ही थी। राजशेखर ने भी काव्य मीमांसा में काव्य हेतु पर चर्चा की है, स्वयं का मत भी दिया है, और मंगल आदि कुछ अन्य आचार्यों के मत का भी उल्लेख उन्होंने किया है। ये आप काव्य मीमांसा में पढ़ ही लेंगे। आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु विवेचन में प्रायः सभी प्राचीन मतों का सार ग्रहण किया है और शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास को समुदित रूप से काव्य का हेतु बतलाया है। मम्मट का जो हेतु विचार है, जो हेतु विवेक है, उस पर आचार्य दंडी की हेतु विवेचना का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु की चर्चा करते हुए क्या लिखा? आचार्य दंडी का हेतु की कारिका थी, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम और अमंदश्च अभियोग। ये तीन तत्व उन्होंने बताए थे, प्रतिभा, श्रुत और अभियोग। यहाँ आचार्य दंडी ने शब्द अवश्य ही दूसरे प्रयोग किए हैं, मम्मट के शब्दों से भिन्न शब्दों का प्रयोग जरूर किया है, या ये कहें कि मम्मट ने दंडी के शब्दों से भिन्न शब्दों का प्रयोग अवश्य किया, लेकिन बात वही है। दंडी ने जिसको प्रतिभा कहा, आचार्य मम्मट ने उसको शक्ति कह दिया। दंडी ने जिसे श्रुत कहा, आचार्य मम्मट ने उसे लोक, शास्त्र और काव्य आदि के अवेक्षण से मिलने वाली निपुणता नाम दे दिया। और दंडी जिसे अभियोग कह रहे हैं, उसी को आचार्य मम्मट अभ्यास कह रहे हैं। एक और ख़ास बात यहाँ नोटेबल है, वो ये कि दंडी ने भी प्रतिभा, श्रुत और अभियोग, इन तीनों को सम्मिलित रूप से ही काव्य का हेतु बतलाया था। कैसे पता लगा कि दंडी ने सम्मिलित रूप से माना है इनको, व्यस्त रूप से नहीं माना है, बल्कि समस्त रूप से, समष्टि रूप से काव्य हेतु बताया है? क्योंकि उन्होंने लिखा कारणम काव्य संपद नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगः अस्याः कारणम काव्य संपद। काव्य संपद का यह कारण है। कारणम एक वचन का प्रयोग किया है, कारणानि नहीं लिखा, जैसा कि वामन ने लिखा था, लोको विद्या प्रकीर्णंच काव्यांगानि, बहुवचन का प्रयोग किया था वामन ने, लेकिन दंडी ने एक वचन का प्रयोग किया है। और इस पर आचार्य मम्मट का ध्यान गया है, और मम्मट ने दंडी के इसी मत का अनुसरण करते हुए संभवतः काव्य हेतुओं के लिए एक वचन का प्रयोग करते हुए कहा हेतु, ये काव्य का हेतु है, समुदित रूप से हेतु है। दंडी के अतिरिक्त एक और आचार्य हैं, जिन आचार्य के काव्य हेतु विषयक विचार से
अत्यंत प्रभावित लगते हैं आचार्य मम्मट, और उन आचार्य का नाम है रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने काव्य हेतु के विषय में लिखा है, त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः, यानी शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, यह तीन जो है वो सम्मिलित रूप से काव्य का हेतु है। त्रितयम इदम, तीनों का यह समूह, त्रिक, तीनों मिलकर के और काव्य का हेतु है। शक्तिर व्युत्पत्तिर अभ्यास, बहुत संक्षेप में लिख दिया रुद्रट ने, बस इसी को मम्मट ने थोड़ा विस्तार से लिख दिया। शक्ति शब्द रुद्रट भी प्रयोग कर रहे हैं, मम्मट ने भी प्रतिभा को शक्ति ही नाम दिया है। रुद्रट ने व्युत्पत्ति लिख दिया, मम्मट ने उसको कारिका में तो निपुणता नाम दिया है, शक्तिर निपुणता। लेकिन आगे जो वृत्ति में समझा रहे हैं तब बताया कि निपुणता क्या है, तो उसके लिए व्युत्पत्ति शब्द का ही साक्षात प्रयोग मम्मट ने किया है। और अभ्यास, रुद्रट जिसे अभ्यास कह रहे हैं, आचार्य मम्मट भी उसको अभ्यास ही नाम दे रहे हैं। तो ये है शक्तिर व्युत्पत्तिर अभ्यास, और मम्मट का है शक्तिर निपुणता अभ्यास। शेष सारी बातें आचार्य रुद्रट और आचार्य मम्मट में समान प्रतीत होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आचार्य मम्मट का काव्य हेतु विषयक जो विवेक है, जो विचार है, वह किस तरह से अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा से प्रभावित हुआ है। और ये भी हमने देखा कि मुख्य रूप से आचार्य दंडी और आचार्य रुद्रट के काव्य हेतु विषयक विचार से प्रभावित प्रतीत होते हैं आचार्य मम्मट। और इसके साथ ही आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्य हेतु विषयक यह जो प्रकरण था, यह संपूर्णता को प्राप्त होता है। इससे पूर्व हम काव्य प्रयोजन विषयक प्रकरण पढ़ चुके हैं, और अब आगे अगली कक्षा में काव्य लक्षण इस विषय पर विचार करेंगे।